Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Happy Bhai Dooj to every brother and sisters out there. Let's have the Hindu analysis dated 6 November 2021. So, let's start today's discussion. The first article states that in pole bound Uttarakhand, PM hails India's Rishi tradition. Now, here you can consider two different things. One is that it is stating उत्तराखंड में अभी 2021 के 22 के स्टार्टिंग मंथ्स में इलेक्शन होने वाले हैं. दूसरी चीज़ क्या बताई है कि इंडियन गवर्नमेंट इन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इंडिया के कल्चर को रिवाइव कर सके. ठीक है, यहाँ पे जिस चीज़ की बात की है उत्तराखंड में जो अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उन्होंने लाए हैं उसके रिलेटेड यहाँ पर बात की जा रही है कि हमारे जो पीएम है मिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने क्या क्या काम किया है उत्तराखंड को लेकर, क्या रीज़न है उनका यहाँ पर वर्क करने का. सो मोदी इनॉग्रेट सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन केदारनाथ. ठीक है, यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो स्टैचू है इसे हम आदि शंकरा बोलते हैं. ऐसे अलग अलग स्टैचूज़ और मॉन्यूमेंट्स जो हैं हमारे पीएम ने इनॉग्रेट किया है, स्टेटिंग दैट ही वांट्स कि हमारा इंडियन कल्चर, हमारा इंडियन हेरिटेज जो है रिवाइव हो सके. लोग जो है अपना सनातन धर्म जो है वो भूले ना. ठीक है, लोगों की जो ओरिजिन है इंडिया में सनातन धर्म के थ्रू जितने हिंदूज़ हैं वो लोग अपनी ओरिजिन ना भूले, अपना कल्चर ना भूले, इसके लिए उन्होंने ऐसे अलग अलग मॉन्यूमेंट्स बनाए हैं. पीएम Narendra Modi on Monday evoked the Rishi traditions of India as he inaugurated several development works in Uttarakhand. ठीक है, उत्तराखंड इज बेसिकली केदारनाथ और उसके आसपास के एरिया में. जस्ट लाइक द स्टैचू ऑफ आदि शंकरा, इसी के साथ ही समाधि बनाई गई है उधर उन्होंने. ठीक है, समाधि भी बनाया है इनका. उसके साथ अगर हम बात करें उत्तराखंड में और भी अलग अलग प्रोजेक्ट, जैसे कि 2 दिन पहले दिवाली पर हमने देखा अयोध्या में कितने मेजर कितने लार्ज स्केल पे हम बोल सकते हैं कि उन्होंने फेस्टिव मनाया, कितने ब्यूटीफुली उन्होंने पूरे अयोध्या को सजाया था, राम मंदिर को सजाया था, वहाँ की ट्रेडिशन बताने की कोशिश की थी. सेम चीज़ वो यहाँ पर भी बोल रहे हैं. होलिस्टिक प्लान की अगर मैं बात करूं तो हमारे जो पीएम हैं उनका ये बोलना है कि आदि शंकरा के सामने जैसे आप देखिए वो बैठे हैं. ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं कि लोगों के अंदर जो है हमारे कल्चर का, हमारी मतलब उनके बारे में एवरीथिंग, मतलब कल्चर के बारे में प्रॉपर उनको नॉलेज हो जाए. तो देयर वाज अ टाइम व्हेन स्पिरिचुअली एंड रिलीजियसली स्टार्टेड सेटिंग लिंक्ड विद द स्टीरियोटाइप थिंकिंग. A grand temple of Lord Shri Ram is coming up at Ayodhya. Ayodhya is getting a glory back. In the same way he wants कि उत्तराखंड या केदारनाथ की भी ग्लोरी वापस आ जाए, क्योंकि ये चीज़ देखा जाता है 2013 में जो डिज़ास्टर हुआ था, 2013 का जो फ्लड हुआ था, जो पूरी डिज़ास्टर्स हुए थे, उसके बाद लोगों का ये बोलना था कि क्या हमारा केदारनाथ वापस वैसा बन पाएगा, क्या केदारनाथ जैसा था वहाँ पे वैसा हो पाएगा. एंड उसी चीज़ को उन्होंने जवाब दिया कि वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दी ओल्ड केदारनाथ. जो स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस थी, जो रिलीजियस इम्पोर्टेंस थी, जो कल्चरल इम्पोर्टेंस था, वो वहाँ पर वापस आ सके. सो इसकी थीम क्या है? द थीम ऑफ रिवाइविंग द कल्चर एंड रिलीजियस सेंटर किसके अंडर हुआ था? तो हमारे जो चीफ हैं मिस्टर जेपी नड्डा और हमारे मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मिस्टर शिवराज चौहान, उनके अंडर ये इनिशिएटिव लाया गया था, जिसमें इन्होंने महायज्ञ भी करवाया. ठीक है, एक महायज्ञ भी करवाया केदारनाथ के टेम्पल में, जिसके जो वो लोग चाहते थे कि लोगों के अंदर जो सनातन धर्म का ट्रेडिशन है वो वापस से आ जाए या लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस पता चले. सो उन्होंने 130 करोड़ के प्रोजेक्ट में एक आदि शंकरा की स्टैचू बनाई, उसके साथ ही साथ समाधि उनकी वो समाधि बनाई. समाधि के साथ ही सरस्वती अष्टपाद, आप लोग गूगल करोगे सरस्वती अष्टपाद और तीर्थ पुष्कर तो आप लोग को सारे फोटोज़ मिल जाएंगे. सो सरस्वती अष्टपाद बनाया, तीर्थ पुरोहित बनाया हाउस, और गरुड़ ब्रिज, हमारी जो मंदाकिनी रिवर है, मंदाकिनी रिवर के थ्रू पास करना एक हम बोल सकते थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उसको ईजी करने के लिए उन्होंने प्रॉपर ब्रिज बनाया, जिस ब्रिज का नाम है गरुड़ चष्टी ब्रिज. ठीक है, गरुड़ चष्टी ब्रिज उन्होंने मंदाकिनी रिवर के ऊपर से बनाया ताकि लोगों का जो है मूवमेंट आसान हो जाए. ये सब जो है उन्होंने 130 करोड़ प्रोजेक्ट के अंडर बनाया है.
तो इसके साथ ही वो बोलते हैं दूसरा और एक प्रोजेक्ट है जो कि 180 करोड़ का है, जिसमें कि वो हमारा जो केदारनाथ का टेम्पल है, जो केदारनाथ की बिल्डिंग है, उसके आजू बाजू वाले सारे ही चीज़ों को रीडेवलप करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, ताकि उधर डेवलपमेंट आए, तभी लोगों को फैसिलिटीज़ मिले। उतने लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगे तो लोग आएंगे उस टेम्पल पर, लोग आएंगे देखेंगे। नहीं तो एक टाइम पर केदारनाथ वॉज वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेस ऑफ मेनी फॉरेनर्स ही नहीं पर इंडियंस भी साल में एक बार जाते ही थे, बट स्लाइड्स के बाद से थोड़ा सा कम हो गया था। सो वापस से उस वो इम्पोर्टेंस लाने के लिए उन्होंने एक दूसरी प्रोजेक्ट 180 करोड़ की बनाई हैं, जिसमें कि केदारनाथ के जो पास में ये है हमारा संगम घाट है। सो संगम घाट हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हो गए, ये सभी चीज़ में डेवलपमेंट लाएंगे ताकि लोगों को फैसिलिटीज़ मिल सके। नाउ अब आप लोग ये सोचोगे कि ये सब चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो जब भी आप आंसर राइटिंग करते हो, ठीक है, टूरिज़्म को लेके करो या फिर डेवलपमेंट को लेके करो या फिर आप रिलीजियस इम्पोर्टेंस को लेके करो, तो आप ये सब चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट कितनी कोशिश कर रहा है ताकि वो लोगों का कल्चरल बिलीव वापस से इस्टेब्लिश कर पाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस ला पाए कि उनका सनातन धर्म क्या है। ठीक है, सो उस चीज़ के अंदर ये सारे प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं। Now we'll move to the next article. नेक्स्ट आर्टिकल जो है दैट स्टेट्स दैट हुज डेथ टोल राइजेस टू 33 इन बिहार। नाउ ये आर्टिकल आपके लिए प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एज वेल एज आंसर्स या मेंस के आंसर राइटिंग की तरफ से इम्पॉर्टेंट है। कैसे, तो सबसे पहले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोलो, अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आया कि हुज डेथ है क्या, हुज डेथ टोल क्या है या फिर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो बाय द वर्ड कोई भी नहीं समझ सकता है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जानना ज़रूरी है क्या मतलब है, हुज का मतलब क्या होता है। अगर मैं अभी स्टेट्स बात करूँ, यूपी, बिहार, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे अल्कोहल बैन किया गया है, राइट। सो कितने जगह पर ये चीज़ नोटिस किया गया कि फेक अल्कोहल, ठीक है, फेक अल्कोहल बनाकर बेचा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा हज़ार्डस है एक इंसान के हेल्थ के लिए। लोग कंज्यूम करते हैं उसको बिकॉज उनको और कोई सोर्स नहीं मिलता अल्कोहल का, एंड दैट लीड्स टू डेथ टोल। यूपी बिहार में ये चीज़ नोटिस किया गया था कि लोगों के बीच में जो है ये हुज डेथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। फर्स्ट टाइम ये नोटिस पंजाब में आया था और पंजाब के साथ साथ फिर यूपी और बिहार में भी देखा गया। सो हुज टोल के बारे में जो मैंने बताया, सो दैट इज़ जब लोग फेक अल्कोहल बेचते हैं जिसकी वजह से डेथ टोल्स आते हैं, उसको हम हुज टोल बोलते हैं। नाउ ये चीज़ नोटिस की गई थी कि बिहार में ये डेथ रेट जो है बहुत बढ़ रहा है हुज अल्कोहल्स को लेकर, जबकि ये चीज़ हमारे वहाँ के सीएम के नज़र में आई। तो मिस्टर नीतीश कुमार का ये बोलना है कि विल ट्राई अ बेस्ट कि लोगों के बीच में हम अवेयरनेस फैला पाए इस चीज़ को लेकर। सीएम नीतीश कुमार वाउज स्टर्न एक्शन अगेंस्ट दोज ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल ऑफ स्पूरियस लीकर मतलब फेक लीकर, नकली लीकर। ठीक है, अभी इसके रिलेटेड क्या हुआ है, तो हमारे बिहार में जो वेस्ट चंपारण है, वेस्ट चंपारण और दूसरा गोपालगंज, ये दो जगह पर ही लगभग 25 ऐसे केसेस मिले हुज डेथ के, और उसको छोड़ के धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। ना इसमें अगर हम बात करें, ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, मेंस के रिलेटेड आंसर ये आ सकता है, द इंक्रीज इन दी हुज डेथ, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन दी हुज डेथ, कमेंट या एक्सप्लेन या क्रिटिकली एनालाइज। तो इस चीज़ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की गलती नहीं है इसमें। ठीक है, ये जो है, ये जो एक्शन होता है या जो ये जो इंसिडेंट है, ये कहीं ना कहीं पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की गलती है। स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर गवर्नमेंट से लेकर हमारे बेसिक पुलिस ऑफिसर्स तक में इश्यूज़ होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे होगा कि अगर आप प्रॉपर आर्टिकल्स लगाओगे, जैसे हमारा आर्टिकल 47 अगर आप देखोगे, आर्टिकल 47 क्या बोलता है कि आप प्रॉपर एनैक्टमेंट करो, अगर ऐसा आपको लगता है किसी चीज़ को बंद करना है तो आप वो यूज़ करते सकते हो, जो कि यूज़ नहीं हो रहा है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, हमारे आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है, डीएम्स की, तो इन लोग की फॉल्ट क्या आती है कि ये लोग ऐसा देखा जा सकता है कि कितने बार ये लोग अपने ही एरिया को नहीं समझ पाते कि उधर के क्या सीवियर केसेस हैं,
ठीक है। कितने बार हमने नोटिस, ये जो हुज केसेस मिले थे इसमें ये नोटिस किया गया था कि जिसने स्मगलिंग करवाई है नकली अल्कोहल्स की, इसमें एमएलएज भी मिले हुए हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस भी मिले हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि जो एक्चुअल फ्रॉड जिसने किया है वो बच जाता है अंडर द नेम ऑफ एमएलए। दैट इज़ रॉन्ग। सो डीएम के इसमें भी थोड़ा फॉल्ट है। साथ ही साथ पुलिस ऑफिसर्स में भी हम बात कर सकते हैं कि अगर वो लोग प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रखेंगे तो शायद ये केसेस इतना ना बढ़े। जब हमारे बिहार के सीएम को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने बोला हम प्रॉपर अवेयरनेस निकालेंगे इस चीज़ को लेकर, इसको सॉल्व करने की पूरी ही कोशिश करेंगे विद अ प्रॉपर अवेयरनेस एंड विद डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स। तो लेट्स सी हमारे बिहार की गवर्नमेंट इसके लिए क्या इनिशिएटिव्स लेगी आगे जाकर। ठीक है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे एक मीट के बारे में बात करता है, दैट इज़ गोवा मैरिटाइम कॉन्क्लेव, जिसको हम GMC भी बोलते हैं। सो GMC टू डिस्कस द सिक्योरिटी चैलेंजेस। नाउ जैसे हमारा G20 कंट्रीज़ होते हैं, G7 कंट्रीज़ होते हैं, क्वाड होता है, वैसा ही हमारा GMC है जो कि होस्ट किया जाता है इंडिया के तरफ से। नाउ ये आपके लिए प्रीलिम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दे सकते हैं कि GMC को लेके स्टेटमेंट्स आप देखो कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो उसके लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि GMC की वर्किंग क्या है। ओके। सो नेवल एजेंसीज फ्रॉम इंडियन ओशनिक रीजन्स टू पार्टिसिपेट। बाय द सेंटेंस आपको समझ गया होगा, इसमें सिर्फ इंडिया अपना डिसीजंस नहीं लेता, बट इंडिया के साथ ऐसे अलग अलग 12 या 15 कंट्रीज़ हैं जो कि डिस्कस करता है कि क्या क्या उनको चैलेंजेस फेस कर पाएंगे वो लोग, क्या क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारे चीज़ों को डिस्कस करता है और इंडो पैसिफिक रीजन में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। एट द थर्ड एडिशन, ये 2019 से स्टार्ट हुआ था, फिर 19 हुआ, 20 हुआ, 21। थर्ड एडिशन जो है अभी होने वाला है कल और 9 तारीख को, 7 और 9 नवंबर को ये हमारा मीट या कॉन्क्लेव होने वाला है, जिसमें कि हमारे इंडियन नेवी चीफ जो हैं हमारे मिस्टर करमबीर सिंह, एडमायरल करमबीर सिंह, वो होस्ट बनने वाले हैं, वो होस्टिंग करेंगे। और उसके साथ ही अलग अलग 12 ऐसी कंट्रीज़ पार्ट ले रहे हैं। कंट्रीज़ जैसे मैं बताऊं तो बांग्लादेश, कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, देन सेशल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड। ठीक है, तो ऐसे सब कंट्रीज़ इसके पार्ट लेने वाले हैं। द बाइनियल GMC under the aegis of Naval War College गोवा is scheduled to held the November। ऑब्वियसली गोवा मेरे टाइम में तो आप समझ सकते हो कि इंडिया की होस्टिंग की जाती है। मल्टीनेशनल प्लेटफॉर्म है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और इसके अलग अलग थीम्स और हम बोल सकते हैं एम है। थीम की अगर बात करूँ तो इस बार की थीम है मेरीटाइम सिक्योरिटी एंड emerging non-traditional threats, a case for the proactive roles of IOR navies। इंडियन ओशनिक रीजन में ऐसे क्या क्या थ्रेट्स उनको हो सकते हैं, कौन सा कंट्री थ्रेट बन रहा है या ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो रहा है जो उनके लिए एक चैलेंज बन सकता है। सो दैट इज द थीम। Whereas if we speak of aims, so GMC aims to bring together regional stakeholders and deliberate on the collaborative implementation strategies in dealing with the contemporary maritime security challenge। so ये उनका एम है, दे हैव टू वर्क ऑन इट कि लोग साथ में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे एक्शंस को एंड दे विल टेक अ टुगेदर स्टेप। सो GMC is an Indian Navy outreach initiative provided a multinational platform to harness the collective wisdom and practitioners of maritime security। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया होस्ट करता है मेरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, इसमें सारे ही बात करते हैं। डिफेंस सेक्रेटरीज, फॉरेन सेक्रेटरीज इसका पार्ट बनते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ आपको प्रीलिम्स को लेकर याद होना चाहिए कि कॉन्क्लेव कब होता है, कौन सी कंट्रीज़ मेंबर लेता है, और उसके साथ ही जो इसका डिस्कशन किस चीज़ में होता है, इसका एम क्या है, इसका थीम क्या है इस बार का, ये सब चीज़ आपको थोड़ा याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। जो अगला आर्टिकल है वो स्टेट इमरजेंसी के रिलेटेड बात करता है, जैसे कि इथोपिया रिबेल्स जॉइंस फोर्सेज अगेंस्ट गवर्नमेंट। नाउ इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये आर्टिकल या फिर ये जो न्यूज़ है ये अब का नहीं है, ये ऑलमोस्ट 2020 से चल रहा है। क्या है, अगर मैं आपको जूम आउट करके बताऊं, जूम इन करके, सो अगर आप ये मैप देख रहे होगे, ये मैप में आपको ये पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ इथोपिया। ठीक है,
ये हमारा पार्ट जो है ये इथोपिया का पार्ट है। अब हो क्या रहा है, यहाँ के इथोपिया के पार्ट के पास ही आप एक दूसरी कंट्री देखोगे जो कि है टिग्रे, दिस ग्रीन पार्ट। सो टिग्रे के साथ मेन ये इशू स्टार्ट हुआ। दे वांटेड अ डिफरेंट कंट्री, दे वांटेड कि उनका खुद का गवर्नमेंट हो, ना कि इथोपिया का गवर्नमेंट उन पर डोमिनेट करे, ठीक है। सो जिसके वजह से कंटिन्यूसली इन्होंने एजिटेट किया 2020 से अब तक। यहाँ की जो एक ग्रुप है जिसका नाम है TPLF, दैट इज़ टिग्रेस पीपल लिबरेशन फ्रंट, उन्होंने नवंबर 2020 से ही कंटिन्यूसली एजिटेट करना स्टार्ट किया कि वी वांट अ डिफरेंट गवर्नमेंट, वी वांट आवर ओन गवर्नमेंट, वी वांट आवर ओन कंट्री, ठीक है, जो कि उनको नहीं दिया गया। होते 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 इट केम टू अ सच अ सिचुएशन जिसमें कल 5 नवंबर को ये नोटिस किया गया था कि ऐसे अलग अलग 9 ग्रुप्स थे, एंटी ग्रुप्स थे, जिन्होंने हमारे इथोपिया पे अटैक किया। इथोपिया पे अटैक करने के साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, 2 मेजर सिटीज़ थे इथोपिया के, उसको अपने अंडर कंट्रोल ले लिया, ठीक है। सो ये चीज़ और ना ख़राब हो और डायरेक्टली मिलिट्री पावर के अंदर आ जाए, तो उन्होंने क्या किया, इथोपिया ने स्टेटेड कि अब से फ़िलहाल के लिए स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। सो स्टेट इमरजेंसी हमें पता है, स्टेट इमरजेंसी में लोगों के हक चले जाते हैं थोड़े, एंड उसी के साथ डायरेक्ट सेंटर रूल होता है और मिलिट्री फोर्सेस बढ़ जाते हैं। सो सिचुएशन ख़राब ना हो, सिचुएशन उनके हाथ में हो, उसके लिए इन्होंने स्टेट इमरजेंसी बनाई है ना। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, नवंबर 4, 2020 जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे अभी अहमद ऑर्डर्स अ मिलिट्री रिस्पॉन्स टू कॉल फॉर अ ट्रेटियस अटैक बाय TPLP। तो पहला अटैक जो है 4 नवंबर को किया गया, फिर उसके बाद फाइट्स किए गए फिर फेब 2021 में ये नोटिस किया गया था कि फ़ाइट तो बंद कर दिया गया था, बंद हो गया था, बट एजिटेशन फिर भी चल रहा था। चलते चलते कल क्या हुआ, नवंबर 5 को 9 रिबेल ग्रुप्स इंक्लूडिंग द TPLF अग्री टू कोलैबोरेट एंड जॉइन फोर्सेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर अभी अहमद। उनके अगेंस्ट जो है इन्होंने साथ में एजिटेट किया, और उन्होंने मेजर 2 कंट्रीज सिटीज़, Ethiopia's government has declared national state emergency after the rival Tigray force seized 2 strategic cities। 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज़ को उन्होंने अपने अंडर कंट्रोल में ला लिया है, जिसके वजह से उन्होंने ये चीज़ बोला है, ठीक है। अब इसमें इथोपिया रिबेल जॉइंट फोर्सेस अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, TPLF को रोकने के लिए इन्होंने ये कोशिश की। नाउ यूनाइटेड फोर्स क्यों कर, पहले एक ग्रुप था, फिर 2 हुआ, 3 हुआ, होते होते नाउ इट हैज़ कम टू 9 ऐसे डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। तो प्रीलियम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन याद होना चाहिए, टिग्रे किधर है, इथोपिया किधर है, ठीक है, क्या सिचुएशन है, क्या ट्रुथ है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और यहाँ जो टिग्रे की जो ग्रुप है जो एजिटेट कर रही है, ग्रुप का नाम क्या है, स्टेप क्या लिया है गवर्नमेंट ने, और आंसर राइटिंग भी अगर आप कर रहे हो कभी भी इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके या इथोपिया को लेके, तो यू कैन जॉट डाउन दिस पॉइंट, ये आपके आंसर राइटिंग को इम्प्रोवाइज करेगा। तो सामने वाले को पढ़ने से क्या लगेगा कि यू हैव नॉलेज अबाउट इट, आपने करंट अफेयर्स पढ़े हैं। तो स्टॉप देम, ये लोग ने फिलहाल ये इनिशिएटिव लिया है। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है हमारा, ईरान में हैव 210 kgs ऑफ 20% एनरिच्ड यूरानियम। अब इसकी अगर मैं बात करूँ, ईरान एक ऐसी कंट्री है विच हैज़ अ लार्जेस्ट डिपोजिशन ऑफ यूरानियम, ठीक है। यूरानियम के साथ ही अगर हम बात करें, ये एक थ्रेट कंट्री भी बन सकता है, क्योंकि इन्होंने अगर यूरानियम्स का डायरेक्ट यूज़ किया तो दे कैन मेक न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारा, एंड इट कैन बी अ थ्रेट टू ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज़ या कंट्रीज़ आउट देयर, ठीक है। सो ये चीज़ को सॉल्व करने के लिए सारी कंट्रीज़ ने JCPOA बनाया था। JCPOA को हम ईरान न्यूक्लियर डील भी बोलते हैं, जिसका है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। सो ईरान को ये चीज़ हटाने के लिए या फिर ईरान को अपने अंडर लाने के लिए बिग कंट्रीज़ या जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया और US हो गया, ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने बोला ईरान को हम आपको इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे, हम आपको इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स देंगे, आपको क्या करना है, यू विल गिव अस यूरानियम, यू विल नॉट कीप अ लार्जर अमाउंट ऑफ यूरानियम विद योर सेल्फ, ठीक है। सो JCPOA के हिसाब से 3.67% ही यूरानियम वो लोग अपने पास एज अ स्टॉक पाइलिंग रख सकते हैं। बीच में एक ये भी न्यूज़ आया था कि ये लोग यूरानियम का यूज़ बहुत बढ़ा रहे हैं, और रीसेंट डेटा में ये बताया गया कि इनका स्टॉक पाइलिंग जो है 3% से 20% हो गया है, अप्रॉक्स 2.10
10 kgs। JCPO के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था, क्यों बना था, क्या चीज़ बना था, ठीक है। और फिलहाल के लिए डेटा के हिसाब से यही कि वो लोग यूरानियम का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सी डेवलप कंट्रीज़ लाइक EU एंड US उसके अगेंस्ट क्या इनिशिएटिव्स लेते हैं या क्या एक्शंस लेते हैं ईरान के अगेंस्ट जो उन्होंने ये स्टेप लिया है। अप्रॉक्सीमेटली 3% से 20% इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। तो लेट्स सी ये लोग क्या स्टेप्स लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ आपका एक क्वेश्चन आप मुझे ये बताएंगे, अदर कंट्रीज विच आर वेरी डेवलप्ड इन यूरानियम। ये आप मुझे जवाब देंगे कि ईरान को छोड़कर ऐसी और कंट्रीज़ कौन सी है जो यूरानियम में वेल बिल्ड है, उनके पास ज़्यादा डिपोजिशंस हैं यूरानियम का, ठीक है। सो आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।